हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि गुलाटी है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट इन चंडीगढ़ एट फेथ हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जिसके अंदर वैरायटी ऑफ सिम्टम्स और देखे जाते हैं चैलेंजेस, जैसे सोशल इंटरैक्शन में दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है और कुछ एक रेपिटेटिव बिहेवियर्स देखे जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। ये बच्चे और बड़े दोनों में देखे जा सकते हैं। तो होता क्या है, हम इसको स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर स्पेक्ट्रम पे है तो शायद वो माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है या सिवियर हो सकती है। तो यहाँ पर माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर का मतलब ये है कि किसी की ये डेफिसिट्स या किसी में ये जो कंडीशन है उसकी सिवियरिटी कम हो सकती है या किसी एक इंडिविजुअल में वो ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रम पे देखते हैं। अब बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि ऑटिज़म किस वजह से होता है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि हमें पता नहीं, हमने ऐसा क्या देखा किया है जिसके करके हमारे बच्चे को ऑटिज़म की बीमारी या ऑटिज़म की कंडीशन पाई गई है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद भी आज एक फैक्टर या एक पर्टिकुलर कॉज ऑटिज़म के लिए नहीं पाया गया है। बहुत सारे लोगों ने फाइंड आउट किया है कि जेनेटिक कॉजेज़, मतलब लाइकली रहेगा अगर आपके पेरेंट या आपकी ओल्डर जनरेशन किसी को ऑटिज़म रहा हो तो आपकी अगली जनरेशन को भी ऑटिज़म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटिज़म हम पता करते हैं कि ऑटिज़म का क्या मतलब है। तो ऑटिज़म एक शब्द है जिसका मतलब है विड्रॉल। हम ऑटिज़म शब्द को इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं किसी एक नॉर्मेटिव जगह से विड्रॉ कर जाना। जैसे हम सोशल विड्रॉल की बात करते हैं या कोई एक्सपोजर से पीछे रखना अपने आप को, या पीछे रखने को ऑटिज़म वर्ड का मतलब कहलाता है। तो अभी हम कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म के कॉजेज़ क्या पाए गए हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद भी साइंटिस्ट या रिसर्चर्स कोई एक पर्टिकुलर कॉज पर नहीं लैंड कर पाए। देखा गया है कि जेनेटिक कॉज इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर इन ऑटिज़म रिसर्च्ड है। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि शायद अगर आपकी ओल्डर जनरेशन या आपके माँ बाप को अगर ऑटिज़म के फीचर्स या चैलेंजेस देखे गए हैं तो लाइकली है कि वो आपके बच्चे तक भी आगे आएंगे। दूसरी चीज़ जो देखी गई है वो है एनवायरमेंटल कॉजेज़। एनवायरमेंटल कॉजेज़ का मतलब है कोई ऐसा एक्सपोजर पेरीनेटल या प्रीनेटल स्टेज में, जब माँ एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, उस समय में कोई ऐसा एक्सपोजर जिसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप खा लेते हैं या किसी तरह की दवाई पर अगर आप चल रहे थे, उसके स्ट्रेन्स करके भी ऑटिज़म की बीमारी अगली जनरेशन तक आ सकती है। और थोड़ी सी रिसर्च जो बहुत रीसेंट रिसर्च है उसमें पाया गया है कि इम्यून सिस्टम की डिसफंक्शन या इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मेलिटीज़ के करके भी ऑटिज़म की बीमारी बन सकती है। अब बात करते हैं कि ऑटिज़म में होता क्या है या इनके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑटिज़म के सिम्टम्स ब्रॉड कैटेगरी में देखे जाते हैं। पहला कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं कि सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस का मतलब ये है कि जैसे बच्चे को या बड़े को आई कांटेक्ट मेंटेन करना मुश्किल होता है। सोशल क्यूज़, जैसे अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो एक ऑटिज़म जिस बच्चे को होगा उसके लिए मुश्किल होगा ये फ़र्क महसूस करना कि स्माइल करना मीन्स हैप्पी या सैड फेस मतलब सैडनेस। ये सारे क्यूज़ उनको सोशल चैलेंजेस में देखने को मिलते हैं। फिर आती है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़। तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ में क्या है, एक बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचा पाना दिक्कतदायक है उनके लिए। दूसरे की कम्युनिकेशन को उसी तरीके से समझ पाना, उसी स्पीड से, उसी इंटेंसिटी से समझ पाना उनके लिए मुश्किल होता है। फिर होता है जैसे हम जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ की मूवमेंट या गर्दन की मूवमेंट या आइज़ की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें उन सबको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम देती हैं। एक पर्सन जो मेरे पास आया है, अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि आप अंदर आ सकते हो तो शायद उसको दिक्कत हो हैंड जेस्चर और मेरे हेड के जेस्चर को समझने में। ये हुआ कम्युनिकेशन का चैलेंज। फिर आता है रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अक्सर ऑटिज़म जिनको होता है उनको दोहराने की आदत होती है। वो शब्दों में भी हो सकता है, बॉडी बिहेवियर्स में भी हो सकता है। शब्दों में कैसा है, देखिए कुछ बच्चे जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो शायद एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं। जैसे अगर उनको खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो बार बार खाना 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 की रट लगा देंगे। और बॉडी बिहेवियर्स में क्या देखा जाता है, जैसे हेड रॉकिंग, सर को हिलाना बार बार,
हैंड फ्लैपिंग, ये सब चीज़ें करना, या बॉडी रॉकिंग, ये सारी चीज़ें भी बच्चों में देखी गई हैं रेपिटेटिव बॉडी बिहेवियर्स में। फिर आता है हमारा एक और सिम्टम, सेंसरी सेंसिटिविटीज़। सेंसरी सेंसिटिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो उनके सेंसरी ओवरलोड को इंस्टिगेट करती है, जैसे लाउड नॉइज़ेज़, तेज़ बोलना, बहुत ज़्यादा लाइट, इन सब चीज़ों से भी शायद उनको अफेक्ट होता है और उनको सेंसरी सेंसिटिविटी फील होती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूँ, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पर्टिकुलर कलर से इरिटेशन, एंगर या एक एपिसोड ऑफ आउटरीच पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सेंसरी सेंसिटिविटीज़ में। फिर आती है बात, जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, डिफ़िकल्टी इन पर्सपेक्टिव टेकिंग। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? एक नज़रिए को एक्सेप्ट करना और समझना और समझाना, इन सब में भी उनको दिक्कत आती है। अगर मैंने किसी बच्चे या किसी अडल्ट जिनको ऑटिज़म है, उनको ये बताया कि तुम दुकान पर गए थे और तुमने पैसे खर्च कर कर कोई चीज़ पाई है, तो हम उन्हें ये समझाएंगे कि मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब है। तो फॉर अ पर्सन विद ऑटिज़म ट्रेट्स या ऑटिज़म कंडीशन एंड चैलेंजेस, उनके लिए मुश्किल होगा ये समझना कि पैसे को देकर कोई चीज़ ले लेना कैसे पॉसिबल है। पैसा एक अलग चीज़ है और प्रोडक्ट या एसेट जो आप उससे खरीदते हो वो चीज़ अलग है। ये एग्जाम्पल के लिए है कि उनके लिए पर्सपेक्टिव को समझना, अपना पर्सपेक्टिव देना और दूसरे का लेना मुश्किल होता है। और कुछ एक चीज़ें होती हैं, उनका रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट रहता है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में हम बात करेंगे, जैसे उनके लिए कुछ एक बिहेवियर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। जैसे अगर उनको खाना खाना है तो वो सिर्फ 2 आइटम्स ही खाएंगे, तीसरी आइटम अगर आप ऐड करेंगे तो शायद उनमें इरिटेबिलिटी या डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग्स आ सकती हैं। तो उनका इंटरेस्ट इन वेरियस आस्पेक्ट बहुत लिमिटेड रहता है। ये भी एक सिम्टम ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो ये तो हुई हमारे सिम्टम्स की बात। अब आती है जो मेन चीज़ बच्चे और बड़े सब पूछना चाहते हैं, वो है इंटरवेंशन या फिर इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट में बहुत तरीके की इंटरवेंशन इस्तेमाल होती हैं, जिसमें जैसे अगर बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले बात किया था, वो रेपिटेशन करते हैं या उनको एक चीज़ को बार बार बोलने की आदत होती है, इसमें आप स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट या एक डॉक्टर के पास जाके उनकी स्पीच को थोड़ा मैनेज कराना और सेल्फ सफिशिएंसी में उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब है जिस डॉक्टर या जिस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से हम बच्चे या बड़े को मिलवाते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपके क्या स्किल्स हैं और इस ज़िंदगी में आप उन स्किल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेजरली क्यों कराया जाता है? क्योंकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में लाइफ जीने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनके स्किल्स, उनकी वे ऑफ डीलिंग विद पीपल या उनकी स्पीच, सब लोग को, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कैसे अडेप्ट करके एक नॉर्मल और क्लोज टू नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जीनी है। फिर आती है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। जैसे हमने सिम्टम्स में भी बात करी, उनको सोशली हैंडल करना सिचुएशंस को मुश्किल होता है। तो सोशल स्किल्स में क्या आएगा? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका दूसरों को समझने का नज़रिया लेना कैसे सीखना है, या अपनी बात को किस तरीके से आगे साझा करना है, ये सारी चीज़ें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में आती हैं। ध्यान दें कि हर एक ट्रेनिंग, हर एक थेरेपी, हर एक इंटरवेंशन के लिए एक अलग अलग प्रोफेशनल अवेलेबल होते हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आगे आती है हमारी मेडिकेशन। अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को पर्टिकुलर एक मेडिकेशन से ट्रीट नहीं किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो मेडिकेशन उन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं उस डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के करके बच्चा क्या महसूस कर रहा है, जिसके अंदर एंग्जाइटी आ सकती है, हाइपर एक्टिविटी आ सकती है, अग्रेशन आ सकता है, और या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स आ सकते हैं। इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन, एक साइकाइट्रिस्ट और एक न्यूरो साइकाइट्रिस्ट आपको एक अच्छे से गाइड भी और प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। फिर आते हैं, अब करंट रिसर्च बता रही है कि डाइटरी चेंजेस, जिसमें क्या बच्चे को खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस तरह का न्यूट्रिशन उनके लिए ज़रूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इस चीज़ की मैनेजमेंट भी हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट बनती है। फिर आता है मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एजुकेशन। एक सपोर्टिव एजुकेशन और एक स्पेशल एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे या बड़ों के लिए बहुत कारगर है।
आप उनको रियलाइज़ कराएं कि शायद उनकी ये कंडीशन की वजह से लाइफ थोड़ी सी उनके लिए चैलेंजिंग है और कैसे वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, उस चीज़ में सपोर्टिव एजुकेशन बहुत हेल्प करती है। तो ये हुए हमारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन। अब लास्ट चीज़ आती है, व्हाट इज़ द गाइड एंड व्हाट इज़ द मैसेज टू जनरल पब्लिक अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्योंकि हमारे लिए ये जानना, अपने आप को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ नॉट एन एंड सेंटेंस। यू कैन बी एजुकेटिंग योर सेल्फ बेटर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको पता लगता है आपका खुद का बच्चा या आपके पड़ोस में या आपकी वर्क प्लेस में किसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ट्रेट्स हैं, सो प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ एज टू हाउ यू कैन बी देयर एज अ सपोर्ट फॉर देम। दूसरी चीज़ आती है, प्लीज़ बिकम पेशेंट। अगर हमें पता है कि हमें कोई परेशानी है तो प्लीज़ बच्चे या बड़ों को ब्लेम मत लगाएं कि तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आती हैं आफ्टर यू गेट टू नो कि उनका डायग्नोसिस ऑटिज़म का है। तो पेशेंस रखें, एक्सेप्टेंस रखें कि कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम उनको थोड़ा सा मोर इंक्लूसिव बना सकते हैं अपने साथ जीने के लिए। फिर आता है, अगर आपको मालूम पड़ता है कि उनकी कोई सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे सिम्टम्स के अंदर, अगर आपको मालूम पड़ता है कि किसी बच्चे या बड़े को लाइट से, नॉइज़ से, स्मेल से, है ना, किसी चीज़ से भी अगर उनको दिक्कत होती है, प्लीज़ बिकम रिस्पेक्टफुल एंड टेल देम कि ठीक है, अगर आपको लाउड नॉइज़ से दिक्कत है तो आई विल स्पीक सॉफ्टर। अगर आपको ज़्यादा लाइट से परेशानी होती है, आई विल स्विच ऑफ वन लाइट। दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सेप्ट देम एंड बिकम मोर सपोर्टिव ऑफ देम। पांचवी चीज़ ये बनती है, आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास ऑटिज़म के पेशेंट्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा कि बच्चे को ये दिक्कत है, हमें लगा ये नॉर्मल अपब्रिंगिंग का पार्ट है कि वो थोड़ा शाय है या वो थोड़ी शाय है या वो कम बात करती है या उसे बातें देर से समझ आती हैं। प्लीज़ ट्राई करें, अगर आपको हल्का सा भी अनयूजुअल बिहेवियर या अनयूजुअल सिम्टम अपने बच्चे में नज़र आता है जो आजू बाजू के बच्चों से अलग है, ट्राई एंड ब्रिंग देम टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड सीक बेटर हेल्प एंड अर्ली इंटरवेंशन के लिए वो बहुत हेल्प करेगी। तो ये हुई बात हमारी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू या आपका खुद का बच्चा या बड़ा भाई, फ्रेंड, दोस्त जो भी है, अगर वो इस तरह के सिम्टम से गो थ्रू कर रहे हैं, you can come to us. We sit at Faith Hospital, Sector 21B, Chandigarh, and help is available. Do seek. Thank you.